तो हैदराबाद में जो मुकाबला है वो जबरदस्त इस बार इसलिए भी क्योंकि ओवैसी के सामने खड़ी है बीजेपी से माधवी लता जिनको 5 भाषाएं आती हैं, बेहद पढ़ी लिखी और जिस तरीके से चुनाव प्रचार कर रही हैं। ओवैसी के सामने इस बार चुनौतियां बेशुमार, लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये कि दरअसल जो माधवी लता की ओर से बोगस वोटिंग लिस्ट को लेकर के आरोप लगाए गए थे उस पर ओवैसी ने जवाब दिया है और कहा है कि ये सारे आरोप निराधार है। ओवैसी जी को जब 5,13,000 वोट मिले हैं, 15,000 वोट मिले हैं, मुझे पहले ये आपको साफ करने दीजिए, बताने दीजिए कि यहाँ पे आधा से ज़्यादा बोगस वोट्स है और हम अब की बार पूरा प्रयास कर रहे हैं। अभी देखिए, जब ये इलेक्शंस साफ और न्यायबद्ध होंगे तो उनके जितने भी बोगस वोट्स है वो थोड़ी डाल पाएंगे। जब वो बोगस वोट्स नहीं डालेंगे तो आप देखेंगे हम लोग तकरीबन 2 लाख से आगे बढ़ चुके होंगे उनसे भी। माधवी लता जी आरोप करते हैं कि आपके ऊपर, आपके यहाँ असेंबली पार्लियामेंट में तो तकरीबन 6 लाख से ज्यादा बोगस वोट है, जिसकी वजह से आराम से आप हर वक्त 3 लाख वोटों से जीतते हैं। ऐसा है, देखिए, आपको समझने की जरूरत है कि हर साल जनवरी में नामों का इंक्लूजन होता है, उसके बाद लिस्ट आती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से, मैं उसको हेड नहीं करता हूं। फिर हर एक को एक टाइम दिया जाता है कि वो ऑब्जेक्शन दाखिल करे, उसकी टाइम खत्म हो जाने के बाद फाइनल वोटर लिस्ट आती है। फिर इलेक्शन से पहले एडिशनल एंड डिलीशन की लिस्ट आने वाली है। अब आप बताइए, इससे मेरा क्या रोल है? और आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आप गाली दे रहे हैं, इसका मतलब? तो ये ऐसा है, हर पार्टी आती है और चुनाव से पहले इस तरह की बात करते हैं, मगर रियलिटी तो कुछ और ही है। और इस तरह की बात करने से आप हैदराबाद की इलेक्टोरेट को, जिसमें बैकवर्ड क्लास के हमारे भाई हैं, दलित भाई हैं, अल्पसंख्यक समाज, मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं, उनकी आप तौहीन कर रहे हैं कि वो निकल कर वोट डाल रहे हैं और उनके वोट की वजह से सब पार्टीज को वोट मिल रहे और एमआईएम को कामयाबी मिल रही। और सीधे हम ग्राउंड पर रुक कर लेते हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी अनेरी इस वक्त हैदराबाद से जुड़ गई। हैदराबाद का चुनाव अब माधवी लता के आने से अनेरी बहुत दिलचस्प हो गया है, लेकिन माधवी का मतलब ये कि अभी तक बोगस वोटों से जीतते आ रहे हैं ओवैसी। लेकिन ओवैसी की सफाई कितनी तर्कसंगत लगती है इस पर? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से हम हैदराबाद पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, इस बार जो है बीजेपी ने माधवी लता को खड़ा किया है और जो इस बार हम देख रहे हैं कि टफ फाइट, एकदम कांटे की टक्कर है ओवैसी और माधवी लता के बीच। हालांकि अभी कुछ समय पहले ओवैसी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये सारे बोगस वोट्स और जो भी एडिशन और डिलीशन होते हैं वोट्स के, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करती है। और अगर क्योंकि माधवी लता जो है, पहले ही दिन से माधवी लता ओवैसी पे ये आरोप लगाती है कि वो हमेशा से बोगस वोट से ही जीतते आए हैं और इसी के वजह से इस बार वो जो ओवैसी जो है वो 1.5 लाख वोटों से हारेंगे, क्योंकि वो लोग जाके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास ऑलरेडी कंप्लेंट लिखा चुके हैं और साथ ही साथ हर पोलिंग स्टेशन पे भी उनके एजेंट्स रहेंगे, ये कहा है माधवी लता ने। और साथ ही साथ अगर हम अभी ओवैसी की बात करें तो ओवैसी ने ये कहा है कि अब अगर आप सवाल उठा रहे हैं तो आप ये सीधा सवाल जो है वो लोगों, हैदराबाद की जनता पे उठा रहे हैं और इसका जवाब हैदराबाद की जनता आपको वोट से देगी और जो 13 मई को इलेक्शन होने हैं। अनेरी, बहुत गंभीर आरोप है ये चुनाव आयोग के पर, साफ साफ सवाल खड़े करने जैसा है कि अगर कोई बोगस वोटिंग के जरिए चुनाव जीत रहा है तो ये बहुत ज्यादा गंभीर सवाल है। तो क्या इस बार इलेक्शन कमीशन हैदराबाद सीट को लेकर ज्यादा यहाँ पे निगरानी रखेगा, ज्यादा उसके लिए चुनौती बन जाएगी इस सीट पे वोटिंग करवाना? जी बिल्कुल, जिस तरह से हम इस वक्त देख रहे हैं आरोप जो माधवी लता ने लगाया है ओवैसी पे कि वो हर बार हमेशा से ही बोगस वोटिंग के थ्रू जीतते आ रहे हैं इतने सालों से। लेकिन अब माधवी लता ने ये भी कहा है कि वो लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि एक्स्ट्रा सिक्योरिटी हो, खासकर माइनॉरिटी पोलिंग स्टेशंस पे, और साथ ही साथ वो लोग भी हर बूथ पे जाके ध्यान रखेंगे कि बोगस वोटिंग ना हो। और इसी वजह से हम अभी इस वक्त देख रहे हैं कि जैसे कि असद
गयासुद्दीन ओवैसी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर आप ये सवाल उठा रहे हैं कि बोगस वोटिंग का, तो आप सीधा सीधा सवाल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे उठा रहे हैं और जनता पे उठा रहे हैं कि वो हमेशा से बोगस वोट्स के थ्रू जीता है। लेकिन ये गलत है, क्योंकि हर साल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो डिलीशन करता है वोट्स की, जो गलत वोट्स है, जो डिलीटेड वोट्स है, वो भी निकाले जाते हैं। तो आप सीधा सीधा सवाल जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे उठा रहे हैं, ताकि और साथ ही साथ ओवैसी ने ये कहा कि इतने सालों से आप कहाँ थे जब अब आके ये सवाल उठा रहे हैं। तो अब हमें देखना होगा कि किस तरह से आगे चुनाव में प्रचार होगा और किस तरह से कांटे की टक्कर होगी हैदराबाद के पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की सीट पे बात की जाए तो। बिल्कुल अनेरी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर ये कि रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट मामले में सीसीटीवी सामने आया। 13 मार्च को बताया जा रहा है ये सीसीटीवी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बेंगलुरु ब्लास्ट के आरोपियों का सीसीटीवी सामने आया है और जानकारी है कि 13 मार्च का ये वीडियो बताया जा रहा है। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ब्लास्ट का ये जो वीडियो है, ब्लास्ट के आरोपियों का। दरअसल इसमें वो आरोपी दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने इस ब्लास्ट को अंजाम दिया था। एनआईए की गिरफ्त में आतंकी। बेंगलुरु ब्लास्ट का बंगाल कनेक्शन सामने आया है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, दरअसल ये जो लोग आपको सर्कल में दिखाई दे रहे हैं, ये वो लोग हैं जो कि आरोपी बताए जा रहे हैं, बेंगलुरु ब्लास्ट के आरोपी बताए जा रहे हैं और अब ये कैमरे में कैद हुए हैं। दरअसल 13 मार्च को जो ये सीसीटीवी फुटेज 13 मार्च का बताया जा रहा है, 13 मार्च को ये लोग, ये जो आरोपी हैं वो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुए, जिसका वीडियो अब सामने आया है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बेंगलुरु ब्लास्ट के आरोपियों का सीसीटीवी सामने आया है। 13 मार्च का ये वीडियो बताया जा रहा है। कोलकाता के होटल में गए थे ये आरोपी और वहां लगे सीसीटीवी में इनकी तस्वीरें कैद हो गई हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें और साथ ही तस्वीरें आप देख रहे हैं कैसे बेंगलुरु ब्लास्ट का बंगाल कनेक्शन भी सामने आ गया है। जब ये लोग बंगाल में थे और वहां पर एक होटल में मौजूद थे, वहां लगे सीसीटीवी में इनकी तस्वीरें कैद हो गई है, जो कि अब ये पहचाने जा रहे हैं। ये 13 मार्च का वीडियो बताया जा रहा है जिसमें ये आरोपी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। बेंगलुरु ब्लास्ट मामला लगातार एनआईए इसकी जांच कर रही है, आतंकी गिरफ्त में है। लेकिन अब ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, इसमें साफ तौर पर सर्कल में आप उन लोगों को देख रहे हैं जो कि आरोपी हैं, जिन्होंने ब्लास्ट को अंजाम दिया था। इन पर ये ब्लास्ट को अंजाम देने का आरोप लगा है। तो आपको बिग वॉल के जरिए दिखाते थे कि किस तरीके से यहाँ पर ये जो दोनों आरोपी हैं, जिस तरीके से बेंगलुरु में के कैफे में ब्लास्ट हुआ था, ब्लास्ट के बाद से ये दोनों ही आरोपी फरार चल रहे थे। हालांकि अलग अलग टीमें जो है इनकी पहचान करने की, धरपकड़ का प्रयास कर रही थी, लेकिन ये दोनों शख्स जाते हैं बंगाल, जहां पे कोलकाता में अपना नाम और पहचान छिपाकर ये दोनों शख्स जाके वहां पे होटल में रहते हैं। हालांकि एनआईए की छापेमारी होती है, छापेमारी के दौरान इन दोनों को ही वहां से गिरफ्तार कर लिया जाता है। एक का नाम ताहा बताया जा रहा है, जबकि दूसरे का नाम शाहजेब बताया जा रहा है। ये दोनों में से एक आरोपी वो है जो ब्लास्ट के वक्त कैफे में मौजूद था, जबकि दूसरा शख्स वो है जिसने उस बम को बनाने में, जो एक पूरा का पूरा स्ट्रेटेजी था वो बनाने में मदद की थी। तो ये जो दोनों ही आरोपी है फिलहाल यहाँ पे पुलिस की गिरफ्त में है। और यहाँ पे किस तरीके से देखिए जो आरोपी हैं वो फिलहाल कलकत्ता के एक होटल में दिखाई दे रहे हैं साफ तौर पे, जहां पर वो अपनी नाम और पहचान छिपाकर रह रहे थे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो पुलिस की ओर से धरपकड़ की गई, एनआईए की ओर से धरपकड़ की गई। अब एनआईए की गिरफ्त में ये आतंकी, इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है, जानने का ये प्रयास कि आखिर किसकी शय पर इन्होंने ये घटना को अंजाम दिया था, किस संगठन से ये जुड़े हुए हैं और क्या इनकी रणनीति थी। और अब बात बिहार की सियासत की। बिहार की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि आरजेडी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। परिवर्तन पत्र के नाम से घोषणा पत्र को जारी किया 24 के लिए। आरजेडी के 24 वचन। तेजस्वी यादव ने 1 करोड़ नौकरी का वादा किया। देश में 30 लाख नौकरियों का वादा भी किया गया है। आपको बता दें, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे, ये दावा है तेजस्वी यादव का। अग्निवीर योजना खत्म करने की बात भी इस मैनिफेस्टो के जरिए कही है तेजस्वी यादव ने। तमिलनाडु की तर्ज पर आरक्षण की सीमा को बढ़ाने का वादा भी किया गया है। तो आपको बता दें, आरजेडी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है और इस घोषणा पत्र के मुताबिक 21 वचन के नाम से जारी किए गए इस मैनिफेस्टो में नौकरियों का दावा किया गया है। 500 रुपए में देंगे गैस सिलेंडर, यानी मिडिल क्लास को भी कहीं ना कहीं सेट करने की कोशिश की है। अगर हमारी इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी तो देश भर में 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी, सरकारी नौकरी हम लोग देने का काम करेंगे। 1 करोड़ नौकरी पूरे देश में। पूरे देश में 30 लाख नौकरियां जो है रिक्त पड़ी है, उसको तो भरेंगे ही भरेंगे, लेकिन 70 लाख नौकरी का जो है पदों का
हम लोग सृजन करेंगे। आप लोग जानते हैं नौकरी, बेरोजगारी सबसे बड़ा हम लोगों का दुश्मन है। आज भाजपा के लोग इस पे कोई चर्चा नहीं करते। 2 करोड़ हर साल उन्होंने नौकरी का वादा किया था, लेकिन हम लोग सच्चे लोग हैं, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तो पूरे देश भर में 1 करोड़ लोगों को हम लोग जो है सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। तो आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी की ओर से घोषणा पत्र जारी कर दिया है और इस घोषणा पत्र को परिवर्तन पत्र नाम दिया गया है। क्या इसमें खास है, दिखाते हैं आपको 1 मिनट की रिपोर्ट। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपनी पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। आरजेडी ने अपने घोषणा पत्र को परिवर्तन पत्र नाम दिया है। चुनावी वादों की झड़ी लगाते हुए आरजेडी ने इसमें पार्टी की ओर से 24 वचन देते हुए वोटर्स को लुभाने के लिए 1 करोड़ नौजवानों को सरकारी नौकरी, 3 लाख रिक्त पदों को भरने के अलावा 70 लाख नई नौकरी और गरीब परिवार की लड़कियों को 1 लाख रुपए की सहायता राशि देने का चुनावी वादा किया है। इंडी गठबंधन में शामिल अन्य राजनीतिक दलों की तरह आरजेडी ने भी बिहार को विशेष दर्जा दिलाने का वादा किया है और मध्यम वर्ग के मतदाताओं को प्रलोभन देने के लिए गैस सिलेंडर के दाम 500 रुपए फिक्स करने का भी वादा किया है। 24 वचनों के साथ 24 के चुनाव में उतरने के लिए आरजेडी के इस घोषणा पत्र को जारी करते हुए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पुरानी पेंशन योजना के साथ साथ आरक्षण, 200 यूनिट फ्री बिजली योजना समेत कई वादे किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आरजेडी ने 24 के लिए 24 वचन दिए हैं, लेकिन इस पर आपको बता दें जेडीयू ने तगड़ा तंज कसा है और कहा है कि 23 सीटों पर लड़ रहे हैं और बात पूरे देश की करेंगे। जेडीयू की तरफ से तंज कसा गया आरजेडी के घोषणा पत्र पर। बड़ी खबर आपको बता दें, ये कहा है जेडीयू ने कि 23 सीट पर लड़ रहे हैं, लेकिन बात कर रहे हैं पूरे देश की। संतरे का छिलका सहयोगी दलों को दे देते। आरजेडी का नेतृत्व अभी भी किशोर।